जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर ने सबको सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ इक्वल दे दिए। फिर पैसे में ये भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ कि किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा? मेरा ये मानना है कि दुनिया तो तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मनी के मंत्राज हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, अफर्मेशंस हैं, तो क्या एक अमीर आदमी ये सब कुछ करता है? वेस्टर्न जो लोग है, यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटेन, न तो कभी मंदिर जाता है, हाँ वो कभी और न कभी मंदिर बनवाता है, और न ये व्रत उपवास करके भगवान के नाम पर जो है ये सोचता है कि पैसा दे देगा भगवान। तो ये सब काम धंधे करता नहीं है। वो क्या अडॉप्ट करता है? वो बिजनेस के। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, हाँ, उसके बावजूद भी वो एंजाइटी में और स्ट्रेस में कि उन्होंने इतना अमाउंट अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है लेकिन उनको मंथली कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई, कॉरपोरेशन में चपरासी की नौकरी मिलती है, पुलिस पे कांस्टेबल की नौकरी मिलती है, तो बड़े बड़े MA PhD वाले स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, हमारी भारत की ये हालत है। जैसे आपने कहा हर तरफ वेल्थ है, पैसा हर तरफ है, बहुत है यूनिवर्स में। एक आदमी हम सबकी तरह चाहता है अमीर बन जाए, तो वो ऐसी क्या एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करे, वो क्या चेंज लेकर आए अपने अंदर? ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए मालूम है? अमीरी की रियल डेफिनेशन है क्या रिचनेस की? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज इस हमारे चैनल पर युग चरण पर। और मैं हूं निधि खेरा, NLP कोच एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर NK शर्मा, जो कि एक विश्व रेकी गुरु हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में रेकी को फैलाया, और एक जाने माने पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, जिनकी वजह से आज हर कोई अपने पूर्व जन्म को देख पाता है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर NK शर्मा से। जानेंगे आज हम कि कैसे कुछ लोग हैं जो पैसे वाले बनते जा रहे हैं और क्यों कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब रहते हैं, और ऐसा क्या कारण है, कौन है वो लोग, या फिर यह निर्णय कौन लेता है कि कौन अमीर बनेगा और कौन गरीब बनेगा। आइए हम सब स्वागत करते हैं डॉक्टर NK शर्मा का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। यस सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस चैनल पर। और आज आप हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सा है। जैसा कि हमारे इस चैनल का नाम है युग चरण, और युगों युगों से ही ना लोग एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, और वो है पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए। और एक्चुअली पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमें खुशी चाहिए, वो खुशी हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पैसे से। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ आज ये है कि जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर ने सबको सर्दी, गर्मी, सभी मौसम, बरसात सब कुछ इक्वल दे दिए। फिर पैसे में ये भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ कि किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा? देखिए निधि जी, वैसे देखा जाए तो नेचर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। आदमी अपने साथ भेदभाव करता है वास्तव में, क्योंकि विचारधाराएं, मान्यताएं, विश्वास एक व्यक्ति के होते हैं, वो तो किसी प्रकृति या परमात्मा के तो नहीं होते, है ना? हाँ जी। तो अब वो किस परिवार में पैदा हुआ, क्या मान्यताएं मिली, क्या विश्वास मिला, माता पिता से, दोस्तों से, मित्रों से, टीचर से, आध्यात्मिक गुरुओं से, और कई किताबों से, जो भी वो देखता है, तो आखिरकार एक आदमी है क्या? अपने विश्वासों का बाय प्रोडक्ट यूँ समझ लें बस। जी बिल्कुल। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है कि ये जो वेल्थ एंड सक्सेस जो वर्ड है ना, ये बेसिकली एक साइंस है। मैं यूँ कहता हूँ ये वास्तव में एक विज्ञान है। अच्छा। अगर कोई भी उस विज्ञान के, और नियम होते हैं, विज्ञान का मतलब है जिसके नियम है, और नियम को कोई भी अपनाएगा तो उस नियम का उसको लाभ मिलेगा, जो सबके लिए इक्वल है, एक होता है। अगर आप भी पानी गर्म करोगी तो आपका भी पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म होगा, मेरा भी पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म होगा। ठीक है। तो वो एक नियम है, तो नियम है तो वो डेफिनेट है। तो इसलिए क्या होता है कि वेल्थ एंड सक्सेस जो वर्ड है ना, ये नियम हमें कभी सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, और ख़ास करके भारत में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता। बाकी कोई विदेशों में भी ऐसा भी नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता, पाखंड में उलझ के रह जाते हैं, और फिर हम सारा दोष जो है ना भाग्य, भगवान और ग्रहों पे डाल देते हैं फिर। हाँ, ये अक्सर देखा गया है, जिसके पास पैसा नहीं है वो हमेशा
एक ब्लेमिंग गेम में रहता है हाँ, हमेशा। ब्लेमिंग गेम में रहेगा। वो कहेगा कि अभी मेरे ग्रह ही खराब है, मेरा भाग्य में होगा तो आएगा, यानी तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए जी हम पर, बस सीधा ऐसा कहते हैं वास्तव में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या समझनी मालूम है कि परमात्मा ऐसा फूल पैदा करता ही नहीं जो खिले ही ना। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। हाँ, कुछ ही भारत लोग हैं की जो अमीर भारत हैं। की ज्यादा, और भारत की सबसे ज्यादा। हाँ, जबकि सब सारा पूजा पाठ, सब कर्मकांड, सब कुछ हमारे भारत में ही भारत सबसे में ज्यादा होता है। भगवान भी बहुत है, हाँ जी, बिल्कुल। देवी देवता भी बहुत है, मंदिर भी मंदिर भी लाखों में है। आपको हर गली चौराहे पे हर जगह आपको गली मंदिर गली मिल में जाएंगे। एक ही शहर में 10,000 मंदिर मिल हाँ जाएंगे। जी। तो देखिए क्या होता है कि ये सब भारत की ये स्थिति हमें इस बात का सबूत देती है कि तुम 1 करोड़ मंदिर क्या, तुम 10 करोड़ मंदिर बना लो, तो तुम लाखों करोड़ों बाबा पैदा कर लो, तुम चाहे तो घरों में चाहे कुछ भी लाके रख दो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, धन तो धन के नियम से ही आएगा, बस सीधा सा हिसाब है। तो अब धन का आखिर नियम है क्या? वो नियम धन का, धन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ एक एनर्जी, यानी कि आप कुछ देते हो जी, तो लोग आपको कुछ देते हैं वापस, यानी कि आपकी फीस देते हैं, हाँ है ना, या आप कोई सामान ऐसा आप रखते हो कि जिससे लोगों को चाहिए तो आपको वो पैसा देता है ना। तो अब देखिए दुनिया में 3 तरह के जनरली प्रोफेशन माने जाते हैं। पहला है कि आप किसी न किसी प्रोफेशन में हैं आप, यानी कि आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, मान लीजिए आप जी, ठीक है ना। तो आप अपनी वो सेवा दुनिया को देते हैं तो दुनिया आपको आपके कैलिबर के अनुसार आपको पैसे देती है, हाँ ठीक जी। है। दूसरा पैसा होता है कि हम नौकरी करते हैं और नौकरी से हम लोग पैसा कमाने की सोचते हैं। और तीसरा होता है एक आदमी बिजनेस करता है और बिजनेस से पैसा कमाने की जो है पूरी तैयारी करता है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है, हमारे जो सामान्य लोग हैं जो मतलब आज गरीबी के स्तर में जी रहे हैं जी, उसमें जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ा जो रोल है ना वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम का भी है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वजह क्या होता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना गलत बना हुआ है, यानी कि मुझे तो हैरानी होती है कि हम 75 साल हमारे जीवन 75 साल भारत के आज आज़ादी के हो गए, लेकिन आज भी हम अपने युवाओं को एक सामर्थ्यवान, एक वेल्थ क्रिएशन का एक्सपर्ट बन सकते हैं, ऐसा हम उसको बना ही नहीं पाते हैं। आई थिंक हमारे स्कूलों में हमें ये बताना चाहिए कि आपको कितना पैसे वाला बनना है आपको। हाँ। हमसे पूछ के हमको तैयार करना चाहिए हाँ वैसे। नहीं, और देखो क्या होता है कि पैसा एक शैडो की तरह ही समझ लो, पैसा एक परछाई है, ठीक है ना। वो आता है आपके कारण, यानी कि इफ़ यू डेवलप इन सर्टन टैलेंट और सर्टन बिजनेस है जो भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्कूल में जो है ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम कैसा बन गया मालूम है, मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट्स, सम बिकम डॉक्टर्स एंड सम इंजीनियर्स, सेकेंड क्लास पास गेट MBA एंड बिकम एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कंट्रोल अबोव, यानी कि ये पहले वाले को कंट्रोल करते हैं। द थर्ड क्लास पास एंटर पॉलिटिक्स, ओके, एंड ही कंट्रोल ऑल द टू अबोव, ऑल दिस टू जो मैंने बताया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फेल्यूर जॉइन द अंडरवर्ल्ड एंड कंट्रोल ऑल द अबोव, ओके, एंड those who do not go to any schools, they become swamis and gurus and everyone goes to them. हाँ, तो मतलब एजुकेशन की तो कुछ वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं है। मतलब आज आप जरा सोचिए क्या एजुकेशन की वैल्यू हमारी, कि आज हमारे लाखों करोड़ों बच्चे हमारे जब स्कूल से निकलते हैं तो उनको अनेकों तरह के ऐसे ज्ञान, तो जो जनरल नॉलेज जो कह सकते हैं वो तो मिलते ही हैं उनको। हाँ जी। लेकिन सच पूछा जाए तो वो जनरल नॉलेज उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हाँ, वो कभी कि आज H2O, पानी में अगर H2O है तो है, मान लो हवा में ऑक्सीजन है तो है, कि धरती जियोग्राफिक उसकी कंडीशन ऐसी है तो है, हिस्ट्री अब हिस्ट्री में कुछ हुआ तो है, लेकिन ये सब पैसे तो देते नहीं है, वो उसके काम तो कभी कुछ आया नहीं। करता नहीं है। अब देखिए आप मुझे बताइए कि हमारा एजुकेशन हम जब तक लेते रहते हैं, हम BA करते हैं, BSc करते हैं, हम BCom भी करते हैं,
थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं या साइंस को पढ़ लेते हैं, थोड़ी आइडिया आ जाती है हमें। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है, तुम्हारे डे टू डे लाइफ में जैसे तुम बाहर निकलोगे एक ग्रेजुएशन बनकर, तुमको मिला क्या वास्तव में? हाँ जी, मैं देखती हूँ सर कि कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, हाँ, उसके बावजूद ही वो एंजाइटी में और स्ट्रेस में कि उन्होंने इतना अमाउंट अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है, लेकिन उनको मंथली कुछ भी नहीं मिल पा रहा है वो। अरे भाई, कॉरपोरेशन में चपरासी की नौकरी मिलती है, पुलिस पे कांस्टेबल की नौकरी मिलती है, तो बड़े बड़े एमए पीएचडी वाले स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ जी। हमारी भारत की ये हालत है। यानी कि डिग्री तो चाहे एमए ले ले कि पीएचडी ले ले कि तुम दुनिया के 10 तुम अमेरिका से डिग्रियां ले ले, इन सब से मतलब कोई भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ये समझ हमारे ना तो सरकार में आ रही है, ना कोई माँ बाप में आ रही है, और ना हमारे युवाओं में आ रही है। और हम फिर भी रेट रेस की तरह हम बस भागे जा रहे हैं कि एक डिग्री ले लीजिए बस किसी भी तरह। सर डिग्री तो ले ली, अब मैंने ये भी देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, और वो 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं। हाँ, स्टिल दे आर इन दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि अभी भी उनको वो इनकम, उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पैसा, वो कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा मेरे पास। पैसा नहीं आ रहा। अब देखिए, अब मैं ना आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, पहली बात तो भारत में जो गरीबी है उसके पीछे अधिकतर लोगों का आप जीवन देखोगे कि ये अधिकतर बच्चे जो है 10वीं क्लास के बाद में उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, या वो भी पढ़ नहीं पाते हैं। अधिकतर घरों की गरीब लोगों की ये हालत है। हाँ ठीक है ना। इसलिए फिर वो मतलब मजदूरी करना या जो जोमेटो में जुड़ जाना या कैब चलाना, मतलब ये इस तरह के काम धंधे में उलझते बेचारे। ठीक है। तो ये इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा नौकर और काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं हमें। ठीक है। अब देखिए, अब 3 तरह के प्रोफेशन जो मैंने आपको बताए कि एक प्रोफेशन है हमारा कि हम नौकरी पेशा, हम अधिकतर लोग नौकरी करते हैं दुनिया में। ठीक है ना। तो देखिए, नौकरी का सिद्धांत क्या मालूम है कि हर एक मतलब कंपनी या दुकानदार एक अच्छे एक्सपर्ट नौकर की मांग करता है कि जो उसके काम धंधे में उसको मदद कर सके। ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या मालूम है कि अधिकतर जब हम इंटरव्यू लेते हैं या उनके बारे में उनसे चर्चा करते हैं, तो कंपनी को भी आपने देखा होगा, दे हैव टू ट्रेन अगेन। यस, अगेन उनको दोबारा ट्रेन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर विषय के लिए। क्यों? स्कूल में, कॉलेज में वो विषय उनको बताया ही नहीं गया, तो इसीलिए वो कंपनी को, यानी तो वो दुकानदार कहता है भैया 2-3 महीना ट्रेनी की तरह हमारे साथ रहे, तब मैं तुझे यूज करूंगा। हाँ, है ना। वो ठीक है। हाँ। वो हमें समझ में आता है कि चलो एक पर्टिकुलर टॉपिक अलग है। हाँ। तो वो उसके लिए ट्रेंड है। हाँ, देखिए, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के डायरेक्टर क्या कहते हैं कि 91% और IITians आर सिंपली अनएम्प्लॉयबल। वो कहते हैं आई हैव टू री एजुकेट देम। तो आप जरा सोचो, ये हालत है हमारे भारत में जो एजुकेशन। तो क्या होता है? अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है, जो हमारा युवा किसी भी क्षेत्र में जब अपने खास कोई टैलेंट को डेवलप कर रहा होता ना, जो एक मार्केट में बिजनेसमैन को या कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो दुनिया में वो कहीं भी चले जाएं, ऐसे लोगों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती है। क्योंकि आज कौन सा ऐसा दुकानदार या मालिक होगा जिसको मतलब अच्छा एक्सपर्ट जो है, चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए करके, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता। ठीक है ना। तो पर हम है ना उस सब्जेक्ट में हम थोड़ा उतना एक्सपर्ट नहीं बन पाते। पहला काम तो ये। तो फिर क्या होता है, काम चलाओ जुगाड़ू बोलते हैं ना, इनसे काम चला लो, चल जाएगा, ऐसा करके चलाते हैं। तो यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है, एक सामान्य आदमी जो है ना, जिस फील्ड में भी जाता है ना, जिस कंपनी में काम करता है, किसी दुकान में काम करता है, अपने आप को है ना वो काम में डाल तो देता है, पर विकसित नहीं करता, पॉलिश नहीं करता, अपने आप को मांझ के तैयार नहीं कर रहा होता। वो धीरे धीरे, ठीक है, अनुभव उसको आने लग गया तो थोड़ा बहुत वो ग्रो कर जाएगा, वरना देखा जाए तो दे रियली डोंट
polish themselves. बट कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचता है ना कि मुझे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं और अच्छा जहाँ मुझे अमाउंट मिल पर सके। एक बात है ना इसमें निधि जी के, आज मान लो कि वो आज जिस ढंग का काम कर रहा है और वो ऊंचे सपने देख रहा है कि मुझे और अच्छा काम मिल जाए, जी। तो उस काम के मिलने के लिए उसने अपने आप को बनाया कैसा है? Yes. क्यों तुझे कोई दूसरा दुकानदार पूछेगा? क्यों तुझे कोई दूसरी कंपनी वैल्यू देगी? तो तुम्हें अपनी वैल्यू तो क्रिएट करनी चाहिए ना। अच्छा मान लो आज तुम कहीं काम करते हो और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता, सपोज तुम्हारा मालिक कितना बेकार आदमी है, तो कई लोग तुमसे मिलते जुलते हैं तो तुम्हारे उस चीज को रिकॉग्निशन तो करेंगे ना, कि और पहचानेंगे सही ना। आसपास में जान पहचान में 4 लोगों को मिलोगे जुलोगे, सब पहचानेंगे। तो तुम्हारा पॉलिश किया हुआ, तुम्हारे अपना कमाया हुआ जो नॉलेज, ज्ञान या टैलेंट है ना, वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो तुम्हें जरूर उस तरफ लेके चला जाएगा और तुम एक अच्छी जॉब की तरफ, अगर तुम जॉब में ही रहना चाहते हो तो वो जॉब की तरफ चले जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जॉब मेंटल तुमने अभी मुझे कहा कि उनके खर्चे पूरे नहीं होते। हाँ देखिए क्या होता है, जॉब मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनको लिमिटेशन में तो जीना ही पड़ेगा। कारण क्या होता है, वो बचपन से है ना, उनके माँ बाप से उनको वही समझ मिली और उनका भी माइंडसेट ऐसा ही बना कि यार अच्छी एजुकेशन ले लो, और अच्छा एजुकेशन लेने का मतलब ही है मुझे अच्छी जॉब करनी है जी। तो इसीलिए वो अच्छी एजुकेशन लेते भी हैं और बाद में वो जॉब करते भी हैं। तो उनका माइंड है ना, एक बस वो एक बड़ी लिमिटेशन में रह जाता है उनका, उससे आगे वो ना सोच पाते हैं। वो तो बस प्रमोशन, थोड़ा इंक्रीमेंट, थोड़ा पैसा और मिल गया, वो उससे ज्यादा उनका दिमाग चलता भी नहीं है। अगर कोई आदमी जॉब ही करना चाहता है, वो बिजनेस करना ही नहीं चाहता, वो कहता है मेरे पास बिजनेस वाला माइंडसेट ही नहीं है, हाँ, तो क्या उसे हमेशा पैसे की तंगी को देखना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा? देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहली बात तो ये कि हर आदमी बिजनेस के लिए बना भी नहीं है। और हाँ, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या होता है कि कई बार कोई चालाकी चाहिए होती है, बोलने का कम्युनिकेशन की ताकत होनी चाहिए। तो कई चीजें अगर हमारे पास नहीं होती, मान लो, देखिए फिर भी एक सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, आदमी जो है ना, वो किसी भी चीज को डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है। अगर उसके अंदर नहीं है तो देखिए पैदाइशी कभी कोई बिजनेसमैन नहीं होता। आज आप जरा सोचिए कि आज बनियों की फैमिली में कौन कौन उनको जो तैयार कर रहा होता है, ये कौन से मोटिवेशनल गुरुओं के पास जा रहे होते हैं, और ये कौन से किताबें पढ़ रहे होते हैं, रिच डैड ने पुअर डैड, है ना। बट उनको वो एक पर्टिकुलर जो माइंडसेट है वो एक परिवार से मिलता तो है ना, तो उसके कारण वो धीरे धीरे फिर उनके वो देखता है कि मेरे पिताजी अपने कस्टमर के साथ कैसे बातें कर रहे हैं, तो यहाँ वो क्या उनको बार बार गाइड भी करते होंगे। तो उनको एक समझ आती है कि भाई कस्टमर के साथ ऐसे बर्ताव करना है, और पार्टी जो होती है जिनके साथ हमारे डीलिंग होती है उनके साथ ऐसे बर्ताव करना, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जॉब मेंटालिटी वालों को मैं यूँ कहता हूँ, आप कहीं भी अगर जॉब करते हो ना, तो मैं कहता हूँ यू गिव 100% टू योर वर्क एंड हर दिन अपने आप को अपडेट और पॉलिश करते रहो। क्यों मालूम है, समय के साथ साथ कुछ दिनों के बाद है ना, बहुत सारे काम करने के तरीके बदल जाते हैं और वो स्टाफ उसके योग्य नहीं होता, तो फिर वो नए स्टाफ की खोज कर रहे होते हैं। जैसे अब एआई आ गया, जैसे आज अब एआई आ गया मान लो, और पुराना स्टाफ वही कंप्यूटर बैठा हुआ मान लो, तो फिर वो मालिक सोचेगा नहीं यार मुझे अब ये उतना वैल्यूएबल नहीं रहा, ठीक है ना। तो ऐसे ना अपडेट और पॉलिशिंग करते रहना चाहिए। और दूसरा देखिए, मैंने भी मेरी जिंदगी में जॉब की है एक डॉक्टर के पास। तो मेरा सिद्धांत क्या था मालूम है, अपने काम से अपने मालिक को गुलाम बना लो, मेरा ये सिद्धांत रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि अपने काम से मालिक को गुलाम बनाओ, कि ताकि वो आपके बिना हैंडीकैप होने लग जाए। तो मैंने है ना, मैं जिस डॉक्टर के पास काम किया ना, मैंने उन्होंने मुझे काम तो लिमिट में दिया, पर बाकी सब काम मैंने छीन लिए उनसे। वो देना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती छीने। किस मालूम है, मान लो पेशेंट रात को आया तो मैं कहता नहीं डॉक्टर साहब आप सो जाओ मैं देख लूंगा जी। कोई सुबह मिलने आया, वो खाना खा रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब बैठो मैं देख लूंगा जी। वो कहते बाजार से कुछ सामान लेके आना, आप बैठो डॉक्टर साहब मैं जाके लेके आता हूँ आप। तो मैंने ना उनके सारे काम छीन कर उनको ना धीरे धीरे अधमरा कर दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। क्यों मालूम है, ही बिकम सो डिपेंडेंट। वो कहते हैं शर्मा कर लेगा ना, शर्मा कर ही रहा है, तो शर्मा जी को बोल दो, शर्मा जी को कोई आए तो शर्मा जी को बोल दो। तो एक इतनी डिपेंडेंसी मेरे पे बढ़ गई कि जब मैंने 1 साल के बाद जब मैंने उनको कहा कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना कुछ करूँगा, तो वो मेरे माइंड में था ही पहले से। लेकिन उन्होंने ना
मेरी सैलरी बढ़ा दी। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं सैलरी के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मुझे तो अपना करना ही है कुछ। वो बोले कि 50% की पार्टनरशिप ले ले भाई, तू संभाल ले नर्सिंग होम। क्योंकि उनको मालूम था कि ये लड़का सारा इसने हैंडल कर लिया है, इसने पूरा संभाल लिया है, और मैं तो अब चुपचाप बैठा भी रहूं तो मेरे चलता है, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर की सर यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि ये एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है हाँ, जॉब वालों के लिए कि अपने बॉस को आप अपना गुलाम बना लो अपने काम से। हाँ, अपने काम से। हाँ, उसको लगे कि यार ये नहीं तो इसके बिना हाथ कट जाएगा, बस उसका राइट हैंड बन जाओ। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार कंपनी में आपने देखा होगा टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत होते हैं ना, तो मालिक उनको छोड़ नहीं पाता है। हाँ जी, कि उनको लगता है कि नहीं यार ये काम तो अच्छा करता है, लेकिन अब उनका बॉस उनकी सभी बातें मानता है, स्वभाव है, तो क्या करें भाई, टॉयलेट तो करना पड़ेगा ना, ऐसा होता है ना। अब जैसे आप देखिए, ऐसे तो मैं आप जानते, देखिए क्या होता है कि आप हमारे भी स्टाफ में देखते होंगे, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई अच्छा है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं ना। क्यों? हमें लगता है काम तो कर रहा है ना भाई, काम तो मेंटेन करो। तो इसलिए क्या होता है, जॉब में अगर कहीं जाते हो ना, तो अपने काम से अपने मालिक को गुलाम बनाओ, तो उससे फिर आप जरूर आज नहीं तो कल आगे बढ़ोगे। और मालिक अगर इज्जत नहीं करेगा तो फिर दूसरा आपको अच्छा मालिक मिल सकता है, क्योंकि अच्छे आदमी को दुनिया में कोई खोना नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो आपकी नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, अब रहा प्रोफेशनल जी। देखिए, प्रोफेशन में क्या होता है, आप जरा सोचिए कि आप जब प्रोफेशन में जाते हो ना, और आप खाली सामने पैसा देख के जाते हो कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पैसा कमाना है, तब फिर क्या होता है, तुम्हारा जो ओरिजिनल जो भाव है ना, वो लालच और स्वार्थ का होता है और अहंकार का होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इससे तुम खींचतान करके, तुम चालाकी करके, उलट पुलट करके तुम पैसा कमाने के 10 रास्ते खोज तो लोगे कि तुमने एक लेबोरेटरी, तुमने डॉक्टर हो तो तुमने लैब खोल दिया, कि तुमने सर्जरी जो फटाफट कर दी किसी की, मान लो कुछ भी। तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। पर आपने कभी नोट किया होगा कि किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट अगर आप हैं, तो मेरा मानना क्या मालूम है, इस संसार में अगर तुम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो ना, यू बिकम सच एन वंडरफुल एक्सपर्ट कि लोग तुम्हें खोज करके, ढूंढ करके तुम्हें आए। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि इस संसार में हर आदमी एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। तुम अपने फील्ड में अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ, लोग तुम्हें जरूर खोज के तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। आजकल लोग डॉक्टर के भी जाते हैं, वो भी एक्सपर्ट के पास जाना चाहेंगे। हम कहते नहीं है कि भाई साहब अच्छा डॉक्टर है क्या, अच्छा वकील है क्या, अच्छा प्लम्बर है क्या। अरे तुम तो छोले भटूरे भी अच्छे ढूंढते हो, पानी पूरी भी अच्छी खोजते हो। अब जिसने बना ली तो उसके पास भागोगे ना। आप जरा सोचो कि आज आप जैसे ही आपके पास मान लो कोई सर्जरी का मामला आता है, तो आपका पहचान के कितने भी डॉक्टर होने दो, आप हमेशा है ना उस डॉक्टर का नाम किसी के थ्रू जानना पसंद करोगे, कि जो कहेगा अरे वो वाला डॉक्टर ना, उसका हाथ बहुत बढ़िया, उसके पास जाओ, वो थोड़ा कॉस्टली तो है लेकिन वो काम बहुत बढ़िया करता है। या लोगों को बढ़िया चाहिए हर चीज, घुटने की सर्जरी बड़ी बढ़िया करता है, वो हार्ट सर्जन बड़ा बढ़िया है। तो आप कहते हैं अरे भैया लाख रुपए ज्यादा भी ले ले कोई बात नहीं, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए मेरा। जिसके पास पैसा नहीं वो भी कहता है मैं दूंगा पर लेकिन आप मेरा काम अच्छा करो। मैं कहता हूँ गरीब आदमी भी ऐसी के पास ही जाना पसंद करता है। तो सवाल क्या होता है, मेरा ये मानना है कि दुनिया तो तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम है क्या? मैं यूं बोलता हूँ। तो मतलब हर फील्ड में पैसा है, लेकिन तुम उस फील्ड में जाकर जब तक तुम अपने आप को ऐसा एक योग्य मास्टर नहीं बनाओगे ना उस सब्जेक्ट का, तब तक लोग तुमको पूछेंगे नहीं। हाँ जी। आप जरा देखिए, एग्जांपल देता हूं अभी। अब आज हम लोग रेकी सिखाते हैं, हम लोग पूर्व जन्म पे काम करते हैं, हम लोग मिस्टिक साइंस पे काम करते हैं ना। और आप जानते हैं कि ये जो मिस्टिक साइंसेस हैं, इस सब में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों को एक बड़ा विश्वास जमाना होता है ना। तो आप जरा सोचिए, हम जो भी चीजें आज दुनिया को सिखा रहे हैं ना, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी हम लोगों को दे रहे हैं। मतलब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, रेकी नहीं दिखती, टेलीपैथी नहीं दिखती, इंट्यूशन नहीं दिखता, थर्ड आई नहीं दिखती, सबकॉन्शियस नहीं दिखता, ऑरा नहीं दिखता, चक्रा नहीं दिखता, एनर्जी भी नहीं दिखती, एस्ट्रल बॉडी नहीं दिखती, और सोल भी नहीं दिखती। तो मतलब कुछ भी दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी एक सर्टन कॉस्ट लेकर लोगों को देना होता है ना। तो आप जरा सोचिए कि वो क्यों हम दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट पर मास्टरी, एक्सपर्टाइज हासिल की है, और लोग उस एक्सपर्टाइज की कदर करते हैं, इसीलिए वो पैसा देना पसंद भी करते हैं, है ना, इस तरह से। तो इसीलिए मेरा मानना क्या है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाओ पैसा है, आप बस एक्सपर्ट बन जाओ, मैं यूँ कह सकता हूँ।
हाँ बिल्कुल, ये भी एक हमारा एक और मंत्र है कि हम अगर अपने काम को अपना 100% दे रहे हैं, अपना एक्सपर्ट बन जाएं अगर। अरे आज तुम अगर एक घर में फंक्शन होता है, तुम अगर एक मिठाई ढूंढती हो तो तुम क्या कहोगी? अरे अरे वहां से लेके आना, वो वाली दुकान से लेके आना, है ना, अरे उसकी बर्फी बहुत बढ़िया है। तो आप ऐसे कहते हो ना, तो क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक वैल्यू मेंटेन की हुई है इस तरह से। तो इसलिए पैसों की दुनिया में कमी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि तुम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर तैयार नहीं करते हो, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सर पैसे एक्चुअली अमीरी की रियल डेफिनेशन है क्या रिचनेस की? नहीं, देखिए रिचनेस एक्चुअली में देखा जाए तो एक आदमी के पास कम पैसे हैं तो भी रिचनेस की लाइफ जी सकता है, और ज़्यादा है तो भी गरीबी की तरह जी सकता है। वो तो इसलिए रिचनेस का डेफिनेशन कहना बड़ा आसान काम नहीं। क्यों कि आप किस चीज़ को रिचनेस कहते हैं? एक आदमी रोज़ कहता है भाई साहब मैं तो ज़मीन पे सोता हूँ जी, क्योंकि मुझे गद्दे पे सोना पसंद नहीं है जी, क्योंकि मैं तो धरती के साथ जुड़ता हूँ जी, मुझे तो ग्राउंडिंग होती है, मेरी एनर्जी अच्छी मिलती है जी। अब उसके लिए रिचनेस वो है। और ये कहता नहीं भैया हम तो बहुत बढ़िया फोम के गद्दे पे सोते हैं जी हम तो फिर वो उसकी रिचनेस वैसी हो सकती है। तो रिचनेस का डेफिनेशन है ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे मेंटल स्टेट, इससे माइंड, अलग-अलग मेंटल स्टेट, अलग-अलग ये एक प्रकार की मानसिक स्थितियां हैं जो आदमी अपने रिचनेस को कैसे लेता है डेली, है ना। तो इस तरह से अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं एक अमीर आदमी को देखता हूँ ना, जब वो फ्लाइट में जा रहा होता है, 5 स्टार में रहता है ना, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा होता है, तो मैं क्या देखता हूँ मालूम है? ये कॉफ़ी पी रहा होता है, सैंडविच खा रहा होता है, बर्गर खा रहा होता है, पिज़्ज़ा खा रहा होता है, पास्ता खा रहा होता है, मैगी खा रहा होता है, चाय कॉफ़ी मतलब शराब सिगरेट पी रहा होता है। तो मैं क्या मानता हूँ मालूम है? बड़ा गरीब आदमी है ये। है तो बड़ा CEO, बड़ा पैसा तो है इसके पास, पर बहुत गरीब है ये आदमी। लेकिन जब फल खाता हूँ और नट्स खाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अमीर हूँ। क्यों? आई एम ईटिंग द बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स। इट्स स्टेट ऑफ माइंड। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इससे स्टेट ऑफ माइंड, ओके। तो इसलिए रिचनेस तुम उसको कहते हैं। अच्छा, और अब रहा बिजनेसमैन का मामला। हाँ। अब देखिए, अब नौकरी का तो मैंने बता दिया, और मैंने कहा कि और मैंने प्रोफेशन का बता दिया। अब रहा बिजनेसमैन जो है। हाँ। देखिए पहली बात तो क्या है, कोई भी बिजनेस चलता कब है? जब उस बिजनेस को आप लोगों के लिए ऐसा बना देते हो कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट बन जाए और लोग उसको पसंद करें, मतलब उस चीज़ को, मतलब वो क्वालिटी, सर्विसेज और उसकी इकोनॉमिकल पड़े, ये सब चीज़ें लोग देखते हैं ना, तो लोग फिर उस चीज़ के पीछे दीवाने रहते हैं। ठीक है, तो हर एक, देखिए कोई भी बिजनेस जब हम डेवलप करते हैं ना, तो उस बिजनेस में क्या होता है कि जहां आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के बजाय आप मनी मेकिंग प्रोसेस में आने लग जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो सामने वाला भी समझने लग जाता है कि ये मतलब ये लोग खाली हमें स्टिमुलेट कर करके उल्लू बनाए जा रहे हैं। तो वो आज नहीं तो कल वो रिकॉग्निशन कर लेता है। ठीक है, देखिए आज तक आपने देखा होगा सालों से वो बिजनेस बिल्कुल 100% परफेक्ट ढंग से चल रहा है और अच्छी इनकम ग्रोथ कर रहा है, जिसने अपने मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखती है। ठीक है, अब देखिए मैं अब एग्जांपल देता हूँ। मैं तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब एक कॉमन एग्जांपल। मैं चूंकि बेंगलोर में रहा हुआ हूँ ना, तो बेंगलोर में क्या है, एक MTR होटल है। ओके। तो MTR जो होटल है जी, वो मैं आज से जब करीब समझो कि 65 ईयर्स बैक, 65 या 70 ईयर्स बैक, क्योंकि मैं तो अब 76 में हूँ, तो मैं उस समय छोटा था, तब मैं जाता था उस होटल में। ओके। उस होटल में है ना, MTR में, लालबाग के पास है बेंगलोर में जी, वहाँ पे सुबह 6:30 बजे नाम लिखवा के 7:30 बजे मेरा 8 बजे नंबर आता था, तब जाके मैं खाना कुछ खा पाता था, नाश्ता कर पाता था। आज भी वो होटल उतनी ही पॉपुलर है। आज भी लोग, इतने सालों के बाद जब मैं जाता हूँ तो आज भी वहाँ भीड़ रहती है, लोग उसको पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसने एक स्वाद और एक क्वालिटी और इकोनॉमिकल प्राइसेस जो उसने मेंटेन किए हुए ना, वो आज भी मेंटेन्ड है जी। तो और उसके वो होटल के आसपास में कम से कम 50,000 होटलें बेंगलोर में खुल चुकी होंगी उसके बाद,
उसके बावजूद भी उसने अपनी वैल्यू बरकरार हाँ, ये रखी देखा गया है, लाइन से होटल्स हैं, बस एक में ज्यादा क्लाइंट आपको नजर ज्यादा आएगा टाइम। हमेशा। क्यों? कारण क्या होता है? ही क्रिएटेड सर्टेन टेस्ट। देखिए ना, आपके कुर्सियां, आपके फर्नीचर, आपके शोमैनशिप, ये सब काम नहीं करते। काम, और ये एमटीआर है ना, ये आज भी 70 साल पुरानी ही कुर्सी, पुराना टेबल और वही पुरानी धोती पहन के वैसे ही लोग हैं, वही पुरानी ग्लासें, वही पुराना कप, कुछ भी चेंज नहीं किया, बता रहा हूं मैं। अच्छा। और किसको पड़ी ये सब चीजों की? लोग तो कहते हैं मैं जाऊं तो बढ़िया कॉफी मिले जी, मैं जाऊं तो बढ़िया इडली डोसा मिले जी हमें तो, बस। तो लोग उसको, अरे लोग तो रास्ते में खड़े खड़े प्लेट भी नहीं देखते, वो तो केले के पत्ते पे देते हैं लोग, उनको भी वहां पे खा के लोगों को पसंद ये करते देखा है कि आप रेस्टोरेंट में गए तो और खाना सब कुछ अच्छा है, खाना अगर टेस्ट ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा, आप कहोगे दोबारा नहीं जाना। सवाल क्या होता है बिजनेस में भी? देखिए आज बहुत सारे ब्रांड है जो आप देखोगे कि ये तो सब बचपन से मैं देख रहा हूँ जी, ये तो हमारे मैं बचपन में मैंने इसको यूज किया था, ये आज भी चल रहा है। अब जैसे आज मान लो लक्स है कि लाइफ बॉय है कि आज ब्रुक बॉन्ड चाय घरों में घुसी हुई है, हाँ जी, है ना, आज टाटा टी आज पूरे घरों में घुसी हुई है, तो एक सर्टेन कुछ वैल्यू तो मेंटेन किए ना, तभी तो लोग वापस दोबारा जाके बाय करते हैं जी। तो बिजनेस में मेरा मानना क्या मालूम है, हर बिजनेस दुनिया में स्टैब्लिश हो सकता है, आपको उसके अंदर एक सर्विस देनी पड़ेगी, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कई लोग क्या बोलेंगे, साहब ये तो देखिए ये तो बिजनेस घराने से थे, या इनके पास तो पैसे भी थे तो इन्होंने बिजनेस, तो पुराना चला है, बिजनेस है, पुराना खोल दिया। अब हम तो बिल्कुल गरीब है, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, हम तो बिजनेस की सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग में भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को मैं ये सबक देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो कि एक बिहार से एक घास काटने वाली महिला, उसका हस्बैंड खेती करता था, उसका लॉस हो गया कोई लोन वोन के चक्कर में, तो वो दोनों दिल्ली आ गए। हस्बैंड रिक्शा चलाने लगा, वाइफ जो है वो चुपचाप बैठी रहती थी। तो आसपास की बाइयाँ और काम वाली बाइयाँ और सब ड्राइवर सब आते थे, वो कहते थे तू सब्जी बेचना शुरू कर दे तो उससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो उसने सब्जी बेचनी शुरू कर दी। सब्जियां उसकी बचने लग गई, तो किसी ने और राय दी कि तू इसका अचार बना दे तो तेरी सब्जी जो है ना खराब होने से बच जाएगी, क्योंकि गोभी गाजर बच गई तो क्या करें, मूली वगैरह। तो अब इस महिला में ना, उसको खुद को नहीं मालूम था, कि उसको रिकॉग्निशन भी नहीं था कि मेरे अंदर एक अचार बनाने की टैलेंट है। वो उसके सामने जब एक ऐसा प्रॉब्लम आया, तब उसके दिमाग में आया कि चलो मैं इसका अचार डाल देती हूँ। तो उसने अचार डालना शुरू किया। अब उसमें एक ही क्वालिटी अच्छी क्या थी, अचार में परफेक्ट चीज थी, बहुत ही टेस्टी अचार बनाती थी वो। उसका एक गुण था, इतना ही, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अचार वो धीरे धीरे वो अचार जो है ना, वो बाइयों से और ड्राइवरों से है ना, वो काम वालों से मिडिल क्लास और अपर क्लास में जाने लगा। तो उनको पसंद आया टेस्ट, तो उन्होंने कहा अरे तो बड़ा टेस्टी है, जरा हमारे लिए 2 किलो 5 किलो ले आ। तो धीरे धीरे उसका वो अचार है ना काफ़ी बिकने लगा, तो पैकिंग करनी शुरू की। फिर किसी ने राय दी कि पूसा इंस्टीट्यूट में जो है इसकी ट्रेनिंग होती है, तो उसने जाके वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग ली। और अब मैं ये बात बताने का मेरा असली मतलब क्या मालूम है, आज उस महिला के जो है 4 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, और उसको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको अवार्ड दिया है। 152 तरह के अचार बनाती है, जिसका मैं एक आपको मैं अभी इसका कटिंग मेरे पास में है कि प्रणब मुखर्जी ने उनको दिया है, तो मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये महिला, ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल है सबके लिए भी, कि ये महिला जब अपने काम में अचार बनाना शुरू किया, क्या इस महिला ने कभी भी बैठकर विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन किया, कभी नहीं, मोटिवेशनल बुक पढ़ी या किसी ने तो उसने क्या किया, अपने एक विशेष टैलेंट को पहचान कर उसको उसने डेवलप करना शुरू किया। करते करते यानी कि पतली गली पकड़ी, पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे दूसरे हाईवे आने लग गए ऑटोमेटिकली। यानी कि जब आप किसी भी फील्ड में आप जब काम करते करते चल पड़ते हैं ना, तो आपको नहीं मालूम कि आगे जाकर कौन सा चौरस्ता आएगा और कहाँ मुझे मुड़ना पड़ेगा, ये किसी को भी नहीं मालूम। हाँ जी। तो उस चौरस्ते पे मुड़ते मुड़ते अचानक आपको लगा अरे मैं इस तरफ भी जा सकती हूँ, ऐसा होता है ना। तो इसको ऐसा पता चला कि अरे जब मैं अचार बना रही हूँ तो अब मैं अचार में और ज्यादा एक्सपर्ट हो सकती हूँ। और करते करते आपका माइंड आपको आइडियाज देना स्टार्ट कर देता है। फिर वो उसने धीरे धीरे किसी ने कहा कि देखिए आप में जब एक इतना टेस्टी अचार बनाने की ताकत होती है ना,
तो फिर कोई ना कोई इन्वेस्टर भी आपको मिल जाता है। वो कहता है तू एक काम कर, तो मैं पैसा लगाता हूँ, तू अचार बनाने का काम कर बस। तो आज देखो ना, आज रामदेव जी को ही ले लो, रामदेव जी के बारे में कौन कोई जानता था, लेकिन आज उनको कोई इन्वेस्टर मिले, उनकी कोई टैलेंट को देखते हुए उन्होंने उसको डेवलप कर लिया, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो होता क्या है कि देखिए बिजनेस जो है ना, वो कोई इमीडिएट सामने रिजल्ट नहीं आता। आप पतली गली पकड़ो, अपने चलते रहो, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते रहो, और पॉलिश, जैसे वो महिला पॉलिश करती गई, आप पॉलिश करते रहो। धीरे धीरे चलते चलते कब चौरास्ता आएगा, कब हाईवे आएगा, कब आप कहीं और निकल पड़ोगे, किसी को पता नहीं चलता। बस इसमें हमें एक चीज का, इसका मतलब जो निकल कर आया है, इसका क्रक्स की जो सामने वाले को चाहिए आप उसको 100% वो दे दो तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल। और आपको जो चाहिए फिर आपको वो मिल जाएगा। बिल्कुल। देखिए आज हम भी ना, आज हम रेकी कोर्स सिखाते हैं। आज हम, तो हमारा पहला इंटरेस्ट क्या होता है मालूम है, जो आज देखिए आज हम 32 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी हवाई जहाज हमने जब से ऐसे उड़ाई ना, हम आज तक ऐसे ही उड़ते जा रहे हैं। हम कभी भी यूं भी नहीं हुए, ऐसे भी नहीं हुए, ऐसे ही उड़ते जा रहे हैं और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि रात दिन है ना, हम एक ही बात सोचते हैं, और नया क्या करें, और नया क्या दें, और बेस्ट से बेस्ट मेरे विद्यार्थियों को मैं क्या दे सकता हूँ। तो देखिए ना, तो जब आपके भाव अच्छे हैं, आप दुनिया को देना चाहते हैं सर्विस क्वालिटी, तो कौन ऐसा है भाई, और ईमानदारी भी है साथ में, ध्यान रखना। तो फिर कौन सा ऐसा आदमी जो आपसे छुटकारा पाना चाहता है। हाँ जी। तो इसलिए बिजनेस में पैसा बहुत है। आप अपने बिजनेस की एक रेपुटेशन मार्केट में जो है डेवलप करो, बस। ठीक है ना, इस तरह से। तो सर अभी हमने इन तीनों के बारे में जाना, जॉब वालों के लिए जाना हमने, बिजनेस के लिए जाना हमने, और जो अपनी सर्विसेज को खुद सेल कर रहे हैं उसके हमने उसका भी जाना। ठीक है, अगर हम इससे बियॉन्ड बात करें तो क्या इसके पीछे कहीं हमारे कर्मा भी होते हैं? हाँ, हमारा बिलीफ। हाँ देखिए, हाँ इसमें क्या होता है कि हमारा पास्ट कर्मा एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है जी। क्यों मालूम है कि आज आप अनुभव करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि अधिकतर लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में आए, चाहे वो कवि हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, इनको खुद को कभी आइडिया नहीं था दिमाग में कि हमें कल कुछ किस हद तक आगे बढ़ना है, समझे ना आप। लेकिन वो अपने काम को पॉलिश करते गए, तो क्या होता है कि आज उनका म्यूजिक के अंदर बोलते हैं ना, पागलों की तरह डूबे रहना, संगीत के अंदर डूबे रहना, या नृत्य में डूबे रहना, कवि है तो उसके अंदर डूबे रहना, तो या एक्टिंग है तो पागलों की तरह वो बोलते हैं ना, एकदम उस चीज़ के पीछे दीवाने बने रहना, पैशनेट बने रहना। तो ये चीज़ें जो हमें मिलती है ना, ये कोई बचपन से माँ बाप नहीं देते हमें। हाँ जी। बल्कि ये हमें हमारे पूर्व जन्म से हमारे अंदर हमें, हम जब अपना ब्लूप्रिंट खोलते हैं अपने, तो उसके अंदर में मिलती है। हमें लगता है कि बचपन से पता नहीं मुझे गाने का इतना इंटरेस्ट क्यों है, मुझे इतना मतलब कविता लिखने का शौक़ क्यों है, मैं ऐसे मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिकल चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट लेता हूँ, दैट आई डोंट नो, बट मेरा है कोई इंटरेस्ट। अभी जैसे मेरे पास में भी कई आते हैं माँ बाप, वो कहते हैं मेरा लड़का है ना, बस वो कार को तोड़ फोड़ के वापस नहीं बना देता है, ऐसा करता है वैसा करता है। उसको मैंने पूछा तो बोले कार डिज़ाइनर बनना है। तो अब उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि मेरा बेटा कार डिज़ाइनर क्यों बन रहा है, हमारे घर में तो कोई कार डिज़ाइनर भी नहीं हुई है। हाँ जी। और तो इस तरह से तो होता क्या है कि पास्ट लाइफ में अगर आपने इस तरह के कोई कर्म किए हैं जो आपने उस समय आधा अधूरा छोड़ दिया, या नहीं तो आप उस मतलब प्यास लेकर आप जो है मर गए थे, और या नहीं तो आप इतनी ऊंचाई पे गए कि आपके पूरे रग रग में वो विज्ञान भर चुका था आपके अंदर। तो जब आप पैदा होते हो तो आपको बचपन से ना वो संस्कार के रूप में ऑटोमेटिकली मिलाया होता है। तो एक तो वो आपको नेचुरली गिफ्टेड में मिला, यूँ समझो। इसीलिए अगर हम पामिस्ट्री देखते हैं, कुंडली देखते हैं, जो भी उसका देखते हैं, या हम उसका चेहरा भी देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये कुछ यूनिक सा, इसमें कुछ दम है इस बच्चे में, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, ऐसा लगता है। तो क्यों? वो पास्ट लाइफ का है, कर्मा तो सर ठीक है, अगर किसी के पास ऑलरेडी उसके पास से कुछ गॉड गिफ्ट है, अगर हम बात करते हैं पैसे की, तो वो तो पैसे वाला ऑलरेडी बना गया, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई पर्सन तीनों चीजें कर रहा है, अपने जॉब में अपना 100, अपने काम में वो अपना 100% दे रहा है, और अगर उसका कर्मा खराब है क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा जो वो चाहता है, तो अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है? देखिए क्या होता है निधि जी के, अगर हमारे जीवन में कई तरह के अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई कार्मिक इश्यू तो हो ही सकते हैं।
तो पहला मेरा मानना क्या मालूम है कि आज आप जहां पर भी है, जिस जगह पर भी है, वो आप कल के परिणाम है, ठीक है ना। अब एक आदमी चाहता है कि नहीं, मेरा आगे का जो जीवन है या मेरा जो काम करना है उसमें मुझे आगे बढ़ना है, तो आज उस प्रेजेंट को ठीक करने का प्रयास करें। देखिए, हो सकता है कि मैं पूर्व जन्म से कोई टैलेंट लेकर नहीं आया या मैं कोई बड़ा कोई ज्ञान लेकर नहीं आया, ठीक है। तो मैं आज अगर मैं ठान लूँ, मैं तो उस चीज़ के अंदर मैं गहराई में जाकर मुझे नियम समझ में आ गया कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट में जाकर मैं अपने आप को मास्टर बनाऊंगा तो कहीं के मार्केट में मेरी जरूर थोड़ी पूछ हो सकती है ऐसे। तो क्या होता है कि अगर नहीं है तो वो डेवलप किया जा सकता है। अभी आप देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी एक बिहार में एक जो आनंद था, उसने ना मजदूर के बच्चे लिए सारे। अच्छा। वो मजदूर के बच्चे 30 बच्चे लिए। हाँ हाँ। उस मजदूरों के बच्चों को उनको खुद को नहीं मालूम कि वो इंजीनियरिंग बन सकते। उनके दिमाग में इतना ही सपना था, हम भी अपने बाप जो मेहनत करते हैं थोड़ी बहुत, हम भी कहीं जॉब वॉब कर आके छोटा मोटा नौकरी करके पैसे कमा लेंगे। लेकिन उसने 30 बच्चों को ना IIT में डेवलप किया। सुपर 30। यस। हाँ, तो आप जरा सोचिए ऋतिक रोशन कि मतलब क्या होता है कि जीनियस तो हर एक के अंदर होता है। अगर देखिए नहीं है तो डेवलप करो, या तो आप लेकर आए तो उसको विकसित करो, और नहीं तो आप नया डेवलपमेंट करो, यूं समझ लो, ये कुदरत का नियम है। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि दुनिया में हर आदमी अपना नसीब जो है ना, प्रेजेंट को चेंज करके उसको नया बना सकता है और वो एक ऊंचाई पे जा सकता है। लेकिन अब कई लोग नहीं जाते हैं ना, तो इसके पीछे क्या होता है, हमारे बहुत सारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो बन जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाली थी। आप तो NLP की एक्सपर्ट हैं और आप तो लोगों को सिखाते भी हैं, अच्छी बड़ी ट्रेनर भी हैं, तो आप समझ सकती हैं कि हमारे बचपन से इस तरह की जो मेंटालिटी जो डेवलप होती है ना, वो हमारी बहुत बड़ी अक्सर बाधा बन जाता है कई बार। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब मैं 45 साल तक है ना, मैं क्या सोचता था मालूम है, पैसों के पीछे क्या भागना, पैसा दुख की जड़ है, पैसे खाने के लिए कितना चाहिए, जीने के लिए कितना चाहिए, जितनी चादर उतना ही पांव पसारो, 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ, संतोषम परमम धनम, भगवान दाल रोटी दे रहा है ना भाई, भाग में लिखा होगा तो आ जाएगा। यही सुनते आ रहे हैं बचपन से। हाँ, घरों में यही बोला जाता है कि भाई भाग्य में लिखा होगा तो आ जाएगा, राम रचि राखा, हुई वही जो राम रचि राखा। तो हम समझते भैया ठीक है भाई, तो हम है ना तसल्ली तो दे देते हैं, बोलते हैं ना दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है लेकिन सवाल पैदा क्या होता है कि आज तो आज 45 साल की उम्र तक है ना, मेरा नाम भी बहुत था, बहुत बहुत पॉपुलर भी था, लेकिन पैसा नहीं था बिल्कुल भी। स्कूटर खरीदने की ताकत भी नहीं थी। अच्छा, यूँ समझ लें, स्कूटर भी मुझे एक बजाज कप के नाम से राहुल बजाज जी ने मुझे गिफ्ट किया, मतलब मेरा काम देखकर। अच्छा। तो काम के कारण तो नाम तो बहुत हुआ, लेकिन पैसा नहीं कमाया। फिर बाद में एक समय आया जब तकलीफ आने लगी पैसों की, तो मैंने कहा यार बड़ी गड़बड़ हो गई यार, आई मस्ट बिकम रिच नाउ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार पैसा अमीर बनना चाहिए, तो अमीर कैसे बने भाई? तो मैंने कहा कि भाई अमीर बनते कैसे लोग, मतलब ये प्रोफेशनली या जॉब में या कोई किसी बिजनेस में। तो मैंने कहा आई मस्ट क्रिएट सम वैल्यू इन मी इन सर्टन, किसी फील्ड में मुझे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू मैंने क्रिएट की एंड आई रियली ग्रोन वेरी वेल, और टुडे आई एम ए मिलियनर। बट सवाल क्या होता है कि एक मिलियनर की कंडीशन में जाके भी है ना, मैं एक जगह जाके मैं स्ट्रक हो गया जी। मैं उससे आगे मिलियनर बिलियनर बनने के लिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ उस तरफ। अब यहाँ पे मैं ना वो सबकॉन्शियस का जो नेगेटिव बिलीफ है ना, मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ मालूम है। मेरा अंदर जो मेरा स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है ना मेरा जी, वो मुझे जाने नहीं दे रहा उस तरफ। ओके। क्योंकि मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि शर्मा तू इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ है, तुझे करना क्या है, मैंने ऐसे पूछा। उसने कहा, तो मैंने कहा कि डू यू वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन और ए मिशनरी मैन? तो मेरे अंदर आवाज़ आई कि यार मिशनरी मैन बनना है, क्योंकि अगर मैं बिजनेसमैन बन गया, देखिए हर बिजनेस में करोड़ों रुपया है, आदमी पैसा कमा सकता है। मैंने कहा अगर मैं बिजनेसमैन बन गया तो बिजनेस 24 घंटे अपना ध्यान उसकी तरफ चाहता है। तो मैं बोला अगर मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा कि भाई प्रोडक्शन करो, मार्केट में बेचो और बड़ी बड़ी गोडाउन ले लो, है तो ना, नौकर रख लो, स्टाफ रख लो और अकाउंट रख लो उसके पीछे, और फिर उसको मार्केटिंग करने के पीछे लगे रहो जी, लगे रहो। तो मैंने कहा यार ये तो सब मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है।
पर सवाल क्या है, ये सब करके मैं तो उलझ के रह जाऊंगा ना बिजनेस में। तो मैंने कहा यार फिर मैं जो मिशन करना चाहता हूँ लाइफ में, कि मैं लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, मैंने कहा वो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और मुझे अगर मेरे को कोई कहे कि तेरे पास 5,000 करोड़ में तुझे ऐसे दे रहा हूँ, बिजनेस कर ले जा, तो भी मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा मालूम है? वो मेरा, आप देखिए ना, ये मेरा सेल्फ रेस्ट्रिक्शन है कि आज मेरे अंदर सबकॉन्शियस में क्या भाव चल रहा है। भाई तू 5,000 करोड़ कमा के भी तेरे को आनंद मिलेगा क्या? ये मेरे अंदर क्वेश्चन आता है। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, तो 10,000 करोड़ भी आन दो, मुझे तो एक आदमी ट्रांसफॉर्म होता है तब मुझे आनंद मिलता है। तो वो जो अब ये जो एटीट्यूड या ये अच्छा बुरा जो भी है, इनर वॉइस, और मैं इनर वॉइस इज समथिंग एल्स ना। तो मैं कैसे करोड़पति बनने की तरफ जाऊंगा? क्योंकि मैंने तो अपने एंकर लगा के ऐसे मैंने अपने आप को खींच लिया ऐसे। मैंने कहा नहीं भैया अब इससे आगे नहीं जाना, बस ये बहुत हो गया, अब जितना तूने कमाया, जितना है तेरे पास, बहुत है तेरे पास। तो अब ये लिमिटेशन भी कौन क्रिएट कर रहा? मैं ही तो कर रहा हूँ ना। हाँ जी, तो मैंने क्या अनुभव क्या मालूम है, जब आप किसी फील्ड में काम करते हो ना, आपको 50 अपॉर्चुनिटी तरह तरह की समय आने पर मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन आपने कि अपने क्या मेंटल बिलीफ रखे हैं, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। देखिए मैंने ये देखा कि ये सारा जो ब्रह्मांड है ना, ये समृद्धि का सागर है जी। आप बर्तन का साइज आप डिसाइड करते हो। आप अगर उसके पास चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। तो मतलब सवाल क्या होता है, हु इज होल्डिंग यू? कौन रोक रहा है तुमको कि तुम बर्तन छोटा करके बड़ा कर? भाई जी, हमारे योर चॉइस। मैंने देखा है लोगों को जो ये बोलते हैं ना कि ईश्वर बस इतना दे कि दाल रोटी निकल जाए, तो उनको उतना ही मिलता है। वो दाल रोटी देता, फिर भगवान कहता है दाल रोटी मिलती है उनको, बाकी वो हर चीज के लिए परेशान। एंड ऑफ द डे वो पैसे मांग रहे होते हैं वो। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि अल्टीमेटली मैंने ये अनुभव किया जब इस फील्ड में आके, देखिए मैं उस विषय को जान गया कि वेल्थ एंड सक्सेस में इनफिनिट, जितना चाहे ऊंचाई पे आदमी जा सकता है। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से मेरा मानना क्या मालूम है कि किसी भी फील्ड में जाना, आदमी जितना चाहे अमीर बन सकता है, सिर्फ उसके जो नियम है ना वो उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और ये जो शॉर्टकट मनी की जो आदत है ना दिमाग में लोगों के, शॉर्टकट मनी, कि भगवान की कृपा हो जाए, बाबा की आशीर्वाद मिल जाए, मैं मंदिर चला जाऊं वहां पे तो मेरा काम बन जाए, मैं श्रीयंत्र ला के रख दूं घर में, मैं कोई गुल्लक का सामान ला के रख दूं घर में। देखिए ये सब कौन करता मालूम है? जब आपका काम नहीं चल रहा होता ना, आप परेशान हो रहे होते हो ना, और आपको लगता है यार इतनी मेहनत करता हूँ सबको तो फिर भी मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वो बजाय के अपने वीकनेसेस और अपने रियल प्रॉब्लम को समझने के बजाय, क्योंकि वो उसको कभी सिखाया नहीं गया ना। आज अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका मतलब काम नहीं बन रहा है, तो आप किसको दोष दोगे मालूम है? तो मेरे ग्रह ही खराब है, ग्रह खराब है जी मेरे, समझे ना। हाँ। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है, देखिए लोगों को अब ये इतनी लंबी चौड़ी बोलते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, मैं क्या बताऊं कि सबसे पहली बात हर आदमी को सोचनी चाहिए, इस दुनिया में ये जितने भी ग्रह घूम रहे हैं ना, लोग वहां पे चांद पे जाके आए ना वहां पे, हाँ जी, और लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। अरे ये ग्रह क्या है? पिंड है, पिंड। ये पूरे मट्टी के रेत के पता नहीं किसके बने हुए। इनको क्या इंटरेस्ट है भाई तुम्हारे जीवन में? तुम्हारा काम धंधा नहीं चलने के लिए? हम शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वही हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही है, तो मेरे ग्रह खराब है। अरे भाई ग्रह बेचारे ऊपर से जरूर हंसते होंगे यार, हम तो इनको कुछ भी नहीं करते या हमको ही दोष देते रहते यार, तो सचमुच हंसते होंगे। तो मेरा मानना क्या है कि देखो, ग्रह तरंग पैदा करता है क्योंकि मूवमेंट करते हैं, तो वातावरण में चेंजेस आते हैं हमारे धरती पे ना। तो उस वातावरण में अगर आप स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, तो ठंड गर्मी को बर्दाश्त करते हो, नहीं हो तो आप बीमार पड़ते हो जी। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है कि इस संसार में कोई तुम्हारा भाग्य बिगाड़ नहीं रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है ना। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा माइंडसेट है बेसिकली कि हम अब जरा सोचिए, आज हम 80% जो सामान यूज करते हैं वो कहाँ के सामान है? सब वेस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न जो लोग हैं, यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटियंस, इसमें कोई भी आदमी न तो कभी मंदिर जाता है, हाँ वो कभी, और न कभी मंदिर बनवाता है जी।
और न ये अंगूठी और गंडे ताबीज पहनता है, न ये घरों में श्रीयंत्र ला के रखता है अलग अलग तरह के, और न ये किसी बाबाओं के पीछे भागता है, समझे ना। हाँ जी। और न ये व्रत उपवास करके भगवान के नाम पर जो है ये सोचता है कि पैसा दे देगा भगवान। तो ये सब काम धंधे करता नहीं है। वो क्या अडॉप्ट करता है, वो बिजनेस के लॉ अडॉप्ट करता है। इसलिए आज वो दुनिया भर में छाया हुआ है। और आज आप जरा सोचो कि कॉर्पोरेट कल्चर भी उन्होंने हमें दिया, हमारा तो नहीं था। हाँ जी, समझे ना। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, सिस्टम। व्हेन यू क्रिएट ए सिस्टम, तो वो सिस्टम डेवलप करने से क्या हुआ कि आज बिरला, टाटा, दयाल मियां जैसे लोग भी भारत के अंदर एक 200 तरह के, क्या 500 तरह के बिजनेस भी खोल दें तो सारे बिजनेस उनके चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्होंने सिस्टम डेवलप कर लिया जी। तो वो चीज हमने भी पकड़ ली, तो हम भी इसी तरह आगे बढ़ने लगे। जो सिस्टम से चल रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं आगे। तो इसलिए क्या होता है कि, तो अब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि वेल्थ एंड सक्सेस जो है वो नियम का खेल है। तो यहाँ पर ये बात अब आपके समाप्त, यानी कि ये डिसीजन हम खुद ही लेते हैं कि हमें अमीर बनना है या गरीब बनना है, ये हमारा अपना हो गया। तो अब जो भी इस बिजनेस में आगे आज बढ़ रहा है ना, तो वो देखिए, जो भारत का लाला है ना, जो चांदनी चौक में बैठा हुआ है, वो 2-4 दुकानें खोल के खुश है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी उतनी ही है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन उसकी जगह एक बिजनेसमैन जब बाहर जाता है और थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का जो कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी बिजनेस का तरीका अपनाता है, तो फैक्ट्री खोलता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो आज वो उस एक हद तक डेवलप ऊंचाई पे जा रहा होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या मालूम है, तो इन सब के पीछे ना तो कोई वास्तु काम कर रहा है, ना कोई श्रीयंत्र काम कर रहा है, ना कोई भगवान का आशीर्वाद काम कर रहा है, कोई दान पुण्य यहाँ कुछ काम नहीं आता, कोई दान पुण्य नहीं काम कर रहा है, किसी का सिर्फ नियम काम करते हैं। और जो नियम को अपनाता है, वेल्थ एंड सक्सेस के नियम, उसको उसका लाभ 100% मिलेगा ही। आज जरा सोचो, आप कितना भी सोच लो, आप अपने घर में इटालियन मार्बल ही लगाओगे, कितना भी सोच लो, तो आप जो है बाहर की कंपनी का ही आप मोबाइल लेकर आओगे। हाँ जी, बिल्कुल। आप इंडिया का लोकल बना है तो आप थोड़ा उससे बचने की कोशिश करोगे। हाँ, समझे ना, बाहर की चीज आ गई। तो क्यों? तो उन लोग, ये लोग क्या एप्पल वाले या नहीं तो वो वाले, ये सब जितने भी लोग हैं, तो ये लोग क्या नारियल फोड़ते हैं क्या अपना काम शुरू करने के लिए? कोई अंदर बड़े बड़े टीके लगाते हैं क्या लाल कलर के? कोई आरती वारती करते हैं क्या? अरे दे आर यूजिंग लॉ ऑफ बिजनेस, दैट्स ऑल। तो ये मेरा कहना है। जो हम देखते हैं, आज हम यूट्यूब खोलेंगे अगर, तो हर जगह पे मनी के मंत्रास हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, अफर्मेशंस हैं। तो क्या एक अमीर आदमी ये सब कुछ करता है? देखिए, और गरीबों को मैंने बहुत देखा है सब करते हुए। लोग आके मेरे पास पूछते हैं, मैम अफर्मेशंस दीजिए कुछ मनी के लिए। तो देखिए क्या होता है कि आपने कभी भी नोट किया होगा कि मान लीजिए आपने एक औरत को देखा, आपकी कोई सहेली, कि उसने एक सर्टन कोई टैलेंट डेवलप करके कोई अपना बिजनेस डेवलप किया और वो उसमें धीरे धीरे सक्सेसफुल हो गई। तो आपके दिमाग में अब तक तो था नहीं, लेकिन आप उसको देखकर लगता है, आप देखकर मन में आपका अफर्मेशन, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे विजुअलाइजेशन देखिए कैसे काम करती है, वो नेचुरल डेवलप होती है। आप है ना रोज बैठ के क्या सोचती है, अपने हस्बैंड से भी कहती है, अरे वो देखो ना नीलिमा जो है, देखो जी आज इतना अच्छा उसने बिजनेस डेवलप कर लिया, तो हम भी तो कर सकते हैं यार, हम भी तो ऐसा बिजनेस खोल सकते हैं, हम भी तो पैसे कमा सकते हैं ना भाई। तो आप है ना दिन रात क्या सोचते हो, मैं भी है ना बहुत अच्छा ये वाला काम करती हूँ, अगर मैं भी ये काम को अगर मैं इस ढंग से करूँ तो मैं भी उसमें पैसे अच्छे जनरेट कर सकती हूँ। ये लगता है। तो आपके अंदर क्या होता मालूम है कि ऑटोमेटिकली एक नेचुरल 24 घंटे की विजुअलाइजेशन और अपने मन के अंदर एक मंत्र अफर्मेशन, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा होता है कि मुझे ये, मैं भी ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो यानी हमें चाहे तो हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, बैठने की आधा घंटा। नहीं, आप जरा सोचिए, आप जाके है ना आज जो भी सक्सेसफुल चांदनी चौक के लाला है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, आप जाके उनको बोलना, भाई साहब आप रोज कौन सा अफर्मेशन करते हो, आप कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, आप कैसा विजुअलाइजेशन करते हो भाई साहब? वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करता भाई, मैं काम करता गया तो मुझे लगा कि अरे
मैं इतना और एक्सपेंड कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे काम करते करते लगा अरे मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैं 2 दुकान खोलते लगता नहीं अरे मैं 3री दुकान भी खोल सकता हूँ। तो मुझे पता चलने लगा, तो मैं धीरे धीरे और एक्सपेंड होता चला गया और इस तरह से मैं आगे बढ़ता चला गया। तो वो कहते हैं कि आई हैड ए विजन, या मेरे विजन था पहले से ही कि मैं इंडिया में अगर मैं ऐसी स्कूटर पैदा करूँगा कि जो लोगों के लिए बहुत इकोनॉमिकल होगा, तो वो मेरा सपना था। तो फिर वो सपना पहले से देख रहा था ना कि मैं यार, जैसे टाटा ने नैनो के लिए सपना देखा, तो वो देखा तो उन्होंने डेवलप भी कर लिया ना। हाँ। तो होता क्या है कि पहले या माइंड में अगर कोई चीज उनके दिमाग में पक्की होने लग जाती है, तो वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो मेरा मानना क्या मालूम है, यू मस्ट हैव ए विजन, विजन के बाद में आपके पास पैशन होना चाहिए, और पैशन के बाद में फिर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन के से जो है मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। सिंपल सा लॉ है जी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले क्या कहा मालूम है, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन वचन कर्म से अगर हम कोई चीज के साथ जुड़ जाएं तो वो चीज सफल होनी ही है दुनिया में। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि वेल्थ आपके चारों तरफ बिखरी पड़ी है, आप अपने अंदर ऐसा चुंबक और मैग्नेटिज्म पैदा करो कि वो तुम्हारी तरफ अपने आप खींच के चला आवे। तो सर आप ये बताइए कि एक, जैसे आपने कहा हर तरफ वेल्थ है, पैसा हर तरफ है, बहुत है यूनिवर्स में, तो हम कौन सी वो एनर्जी क्रिएट करें? एक आदमी जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां सर के ऊपर, और अब वो भी आपकी तरह या हम सबकी तरह चाहता है अमीर बन जाए, तो ऐसी क्या एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करे, वो क्या चेंज लेकर आए अपने अंदर? ऐसा देखिए, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए मालूम है, जो मुझे लगता है कि जो मैंने भी अपने एनालिसिस की, मैंने सेल्फ एनालिसिस की, मैंने कहा मेरी ऐसी क्या विचारधारा है जिसके कारण मैं आज इतना पैसा ही नहीं कमा पा रहा हूँ। तो मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरे पास बट परंतु लेकिन किंतु ये सब बहुत ज़्यादा थे। नहीं, काश ऐसा मेरे को ऐसे घर में पैदा होता, तो काश मैं ऐसे करता। यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। तो मेरा मानना क्या मालूम है, आदमी के अंदर जो कई तरह के एक्सक्यूजेस, कई तरह के जो सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अबाउट द मनी, सक्सेस, वो है ना, उसको एक किताब लिख कर, डायरी लिख कर है ना, उसको लिखना चाहिए कि मैं पैसों को लेकर, सफलता को लेकर मैं क्या क्या मेरे मन में विचार आते हैं। ओके क्योंकि वो उसके वो एक्चुअल में आपके एंकर है, हर्डल्स हैं जो आपकी नाव को आगे नहीं जाने दे रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम उनको वो करना चाहिए। फिर दूसरा काम क्या करना चाहिए, उनको ये अपने आप से पूछना चाहिए, चलो ठीक है, आज मैं अब मैं पैसों को लेकर ऐसा कभी नहीं सोचूंगा, है ना। तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट देन? यस, आप अपने आप से पूछो कि भाई आप चाहते क्या हो वास्तव में जी। तो आपको लगता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो पूछो कि ऐसा मेरे पास क्या है जिसके कारण मुझे लोग पैसे दे दें। फिर अपने आप से पूछो जी। अगर तुम कहते हो ना कि साहब क्या साहब मेरे को एक जॉब मिल जाए, भैया तेरे को जॉब कोई क्यों दे दे? नहीं, मेरा माल बिक जाए। अच्छा, तेरे पास ऐसा क्या सामान है भाई जो माल कोई खरीदेंगे? तो मतलब यू मस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई पीपल कैन गिव मनी। तो मुझे चाहिए क्या वास्तव में, तो वो डिसाइड करते क्या होता है। आप कम से कम, मुझे चंडीगढ़ ही जाना है कि जयपुर ही जाना है, तो कम से कम उस रास्ते से चलोगे ना, फिर आप भटकोगे तो नहीं इधर उधर। तो वो करके उसके बाद में क्या होता है, मेरा मानना यह है, कोई भी काम में ना आप धीरे से चल पड़ो और गली पकड़ लो, रास्ता पकड़ लो, चलते जाओ चलते जाओ। एक बार चल पड़ते हैं ना, तो मैंने देखा कि फिर अचानक रास्ते में कई मोड़ आते हैं। वो मोड़ पे ना फिर तुम डिसीजन ले सकते हो। मेन चीज है वहाँ पे हमें कैसे कैसे मोड़ आता है, और उस मोड़ पे फिर तुम कैसे चेंज करते हो। पर हाँ, एक बात मैंने एक ध्यान रखनी है, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार, तुम्हारा गलत व्यवहार, डिसऑनेस्टी, क्वालिटी में गड़बड़ कर देना, मान लो इस तरह की चीजें आने लग गई तुम्हारे, तो फिर तुम 4 दिन तो सफल तो हो जाओगे, मान लो झूठ मूठ बोलकर भी, लेकिन बाद में तुम एक दिन नीचे डाउन आ जाओगे। तो इसलिए मेरा मानना क्या है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो पूरा ऑनेस्टी, पूरे दिल के साथ आगे बढ़ो। हाँ, बिजनेस की जो चालाकियां, स्मार्टनेस जो एक बिजनेसमैन को चाहिए, वो जरूर अडॉप्ट करो, क्योंकि उसके बिना तो बिजनेस चलता भी नहीं है। हाँ जी, इस तरह से और आगे बढ़ते जाओ। तो वो चलते चलते क्या होता है,
आपको देखिए, आज आपको नहीं मालूम मैं कल कितनी दुकान खोलूंगा। जब आप पहली दुकान खोलते हैं ना तो आपके दिमाग में रहता ही नहीं कि मैं 4 दुकान खोलूंगा। हाँ, अब पहली दुकान खोलने के बाद चलने लगती है, तब दिमाग में आता है कि यार मैं तो दूसरी भी खोल सकता हूं। ऐसा होता है ना। जी। तो मेरा मानना क्या है कि अब चलो, और चलते चलते ना रास्ते आएंगे, मोड़ आएंगे, फिर आप मुड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और कितना एक्सपेंड करना है वो आप एक्सपेंड करते चले जाओ। ठीक है ना। आप किसी की जिंदगी की हिस्ट्री देखोगे ना तो उसकी यही कहानी आपको बेस में मिलेगी हमेशा। ठीक है ना। देखिए, हम भी जब निकले थे ना, हमने कहा हम रेकी सिखाएंगे दुनिया में। हम इतनी विजन लेके चले थे, बस रेकी सिखाएंगे दुनिया में। लेकिन रेकी में आते 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 अचानक धीरे 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 पास्ट लाइफ सिखाने लग गए। अब मैं थोड़ी मालूम था, मैं तो पूर्व जन्म के बारे में जानता भी नहीं था उस समय, लेकिन पूर्व जन्म में घुस गया। अब पूर्व जन्म सिखाते सिखाते पर क्रिस्टल बॉल गेजिंग सिखाने लगे, फिर और आया तो कोई डॉल भी सिखाने लग गया। मुझे पता नहीं था कि ये सब साइंस मैं कभी सिखाऊंगा। मैं तो चलता गया और ढाबे आते गए रास्ते में, मैं यूँ कहता हूँ। माइलस्टोन हमारे सामने आते रहेंगे हमारे। इसका तो मेरा मानना क्या मालूम है, एक रास्ता पकड़ लो, चलना शुरू कर दो, और चलते चलते ना फिर धीरे धीरे अपनी विजन को समय अनुसार उसको चेंज करते रहो। और जितनी हाइट पे जाना है, देखो दुनिया में ना तुम कितनी हाइट पे जाना चाहते हो कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है। लिमिटेशन भी तुम्हारी और अनलिमिटेशन भी तुम्हारी। तो मेरा कहना क्या मालूम है, हमारे ही डर, हमारे ही विश्वास बंधाते हैं आस या करते हैं निराश। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि अल्टीमेटली हर एक बच्चे में ये मतलब समझो कि ताजमहल की क्षमता होती है। मैंने एक शेर इसके ऊपर है बहुत सुंदर, कि कितने ही यहाँ ऐसे कमल होते हैं जो खिलते नहीं और वक्त पे अजल होते हैं। वक्त पे अजल का मतलब है मौत के भेंट होते हैं। कितने यहाँ ऐसे कमल होते हैं जो खिलते नहीं और मौत के भेंट होते हैं। ये बात जुदा है कि वह तामीर ना हो, बनाए नहीं गए हो, वरना हर मस्तिष्क में ताजमहल होते हैं। वाह वाह। तो मेरा मानना क्या मालूम है, हर बच्चा संसार में जीनियस है। हर बच्चे में एक ऊंचाई तक छूने की क्षमता है। हर बच्चा चाहे तो एवरेस्ट पे जा सकता है, पर हमारे पास सोच नहीं है तो हम उस तरफ जा नहीं पा रहे हैं बस। इसलिए आज के बाद दिमाग में रखना कि अमीरी हमारा समझो इनबॉर्न क्वालिटी है हमारे अंदर, पर हम उस क्वालिटी को अपने सबकॉन्शियस के नेगेटिव बिलीफ से ढक कर रख देते हैं, और फिर हम उस नाव को कभी सागर में डालते ही नहीं, समृद्धि के सागर में जी। ये उसका कारण होता है। तो यानी कि हम ये तो हमारे लिए चीजें और इजी हो गई कि अगर हम सिर्फ अपने बिलीफ को चेंज कर लें, हाँ, सबकॉन्शियस के पैटर्न को चेंज कर लें, हाँ, तो हमें फिर किसी अफर्मेशन की, किसी मैनिफेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी विजुअलाइजेशन की। अगर हमने अपने माइंड को बता दिया कि हमें क्या चाहिए तो वो लाके दे देगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बिलीफ आना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई हैव ऑल द पावर्स टू। तो ये डायलॉग नहीं है ना। आज आप जाके जो ब्रूस ली है, जो एक जमाने में कुंफू का सबसे बड़े मास्टर थे, उनके डायलॉग सुनो। वो व्हाई ही वाज सो पॉपुलर एंड सक्सेसफुल, क्योंकि माइंड में उनके एक ही बात थी कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट बाय एनी मीन्स। यानी कि वो कहता है आज का दिन मेरा दिन है बस। तो उसका जो विश्वास थे ना इतने प्रबल, आज उसके जीवन को उस डायलॉग ने बनाया। तो इसलिए जब आपके अंदर ऐसे डायलॉग ही नहीं है और नेगेटिव डायलॉग है कि यार कहाँ से आएगा यार, मार्केट बहुत टाइट है ना यार, आजकल सब लोग मतलब कई लोगों के धंधे डूब गए ना भैया, पता नहीं मेरे को कहाँ से आएगा, मेरे तकदीर में होगा तो आएगा। तो ये सब डायलॉग अगर होंगे ना नेगेटिव डायलॉग, तो भैया कुदरत का नियम है कि व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस। तो फोकस ऑलवेज व्हाट यू वांट, नेवर फोकस व्हाट यू डोंट वांट। यस, बस। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा भी बोलते हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने भी हमें ये चीजें सिखाई है सारी। अगर किसी के पास 500 रुपए है, अब वो कैसे शुरुआत करे 500 रुपए से कि वो अपनी जर्नी, अमीरी की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर ले। देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन करना तो आसान तो है, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या मालूम है, जीवन में आप कोई 500 रुपया कोई महत्व नहीं रखते। महत्व ये रखता है कि आप किसी जगह जाकर अगर आपके पास कुछ भी दम नहीं है ना, और आप अपने काम से किसी को खुश कर देते हो, तो लोग आपके काम को वैल्यू देकर आपके 500 रुपये का 5000 भी देते हैं आपको। हाँ जी, ये बात तो ऐसे होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए 500 है नहीं है उससे कोई बड़ा मतलब नहीं है, तो वो क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। हालांकि वो गुजरात के एक बिजनेसमैन ने
अपने बच्चे को 500 रुपए देके भेजा, अच्छा, तो जा एक हाँ, महीने के बाद, 1 महीने के बाद आना। हाँ जी, हाँ जी, देखा है वो, देखा है। सो सर, थैंक यू सो मच। आज हमारे दर्शकों ने काफी कुछ यहाँ से जाना होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आज बहुत से लोगों का ये विश्वास, जो अंधविश्वास था, वो भी आज बदला होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आधी दुनिया तो सिर्फ तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और मंत्रों में ही लगी हुई है, हाँ, दान करने में, टोने टोटके करने में, कि शायद पैसा आ जाए। तो अगर देख, यानी कि हमने आज ये जान तो लिया कि अगर बिलीफ को चेंज करेंगे और अपने माइंड को बता दें हमें क्या चाहिए, और विद क्वालिटी अपना 100% देकर हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपका यहाँ आने के लिए, कि आपने आज आप हमारे चैनल युग चरण पे आए और आज आपने हमें इतनी वंडरफुल नॉलेज दी। थैंक यू सो मच सर। बस सबको आप लोग भी अपना जो भी आपका फीडबैक है, क्या आपको ये आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने क्या लर्न किया यहाँ से, और जो भी कुछ आपके क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।